हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का वेलकम है सिविल मंत्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने यूनिट सेकंड तक हम लोगों ने अपने सिलेबस को कवर किया, जिसमें हमने बेसिक जितनी भी चीज़ें थी, उसके अलावा जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया, अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर मैं बात करूँ कि रिस्पॉन्स की, तो मैं देख पा रहा हूँ कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों की इतने अच्छे इतने इफ़ेक्टिव कमेंट जो है वो मेरे मोटिवेशंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है वो। क्योंकि एक टीचर्स के लिए, एक फैकल्टी के लिए, एक एजुकेटर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट का फीडबैक। तो जिस तरीके से आप लोगों का फीडबैक है, डेफिनेटली मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हो गया हूँ मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को लेके स्पेशली। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर यूनिट थर्ड अभी हो रहा है, क्या फिफ्थ यूनिट तक हम कवर कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो हमारी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है एग्ज़ाम से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं आपको आई एम एश्योर यू दैट कि ये आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले तक, आपकी यूनिट फिफ्थ तक, जो यूनिट फिफ्थ है वहाँ तक मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है पूरा कर दूंगा, पूरा कंटेंट डिलीवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी हड़बड़ाने वाली और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए और वीडियो को जब भी आप देखें ना, तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, बस छोड़ दिए। पूरे वीडियो को देखो, तब समझ में आएगा कि इस वीडियो में चल क्या रहा है। कहीं पे भी आप बस बुक के कवर से, बुक के पेज से अगर हम बात करें कि पहला पेज से ही समझ जाएं कि नहीं यार ये बुक खराब है, नहीं, उसको थोड़ा पढ़ो, वीडियो को थोड़ा देखो। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट हमने बस वीडियो को देखा थोड़ा सा, अच्छा ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अरे छोड़ो यार, ऐसा नहीं करना है। हमें वीडियो को फुल पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब हम देखते हैं तो वो हमारा कंप्लीट एक सेशन होता है, एक लेक्चर्स होते हैं जिसमें हमें चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को सीखने को मिलेगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप इंजीनियर हैं, आपने थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अगर मैं बात करूं तो फोर्थ सेमेस्टर तक आपने चीज़ों को समझ गए हैं कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो आप लिख पाएंगे। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थ्योरी तो यार बना के लिख ही लोगे आप लोग, ठीक है ना, वैसे भी आप लोग इंजीनियर हो, ठीक है ना। तो इस बात पे ध्यान देंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। तो डेफिनेटली अच्छा कमेंट भी करते रहा करिए, ताकि टीचर्स, जो फैकल्टी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको मोटिवेशंस भी मिले कि हाँ ये हम जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक अच्छे वे में जा रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और मैं डेफिनेटली कमेंट देख के मोटिवेटेड हो गया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यूनिट फिफ्थ तक मैं एग्ज़ाम से पहले अच्छे वे में, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे वे में हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और तब तक हमारा क्या होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम 100% आई एम श्योर कि अच्छा जाने वाला है, एक्सीलेंट जाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आज सॉइल कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस की। अगर मैं बताऊं कि सॉइल कॉम्पैक्शन, तो हमने यूनिट सेकेंड में सॉइल कॉम्पैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात किया था। मैंने बोला था कि इसके बारे में और डिटेल में कहाँ बताऊंगा, यूनिट थर्ड में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम में क्या है कि आपको थ्योरी भी लिखनी होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या होता है कि जैसे थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी को थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूं मैं, ताकि वीडियो को पॉज करिए, वहां पे आप वीडियो को रोकिए वहीं पे, और क्या करिए कि उस जो थ्योरी है उसको आप पढ़िए एक बार। मैं नोट्स ज़्यादा लेके आता हूं, क्योंकि नोट्स में बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा रहता है, जो आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बुक की लैंग्वेज वैसे ही, चाहे बीसी पूनमिया हो, चाहे कोई और हो, सब में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, या थोड़ा सा लैंग्वेज होती है ना, समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे, तो ये बेनिफिशियल, इसलिए मैं रिटन आपको दिखाता हूँ थ्योरी वगैरह, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं सॉइल कॉम्पैक्शंस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल कॉम्पैक्शन, ठीक है। सॉइल कॉम्पैक्शन मैंने बताया था कि कुछ नहीं है सर, हमारी सॉइल लूज स्टेट में है। देखिए ये है सॉइल, ये कैसा है, लूज है। सॉइल के पार्टिकल कैसे कैसे हैं, दूर दूर हैं, हमने यही तो बताया था। देखिए सॉइल के पार्टिकल अगर लूज हैं, अगर हैं, इनके अंदर वाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक अगर कोई बिल्डिंग बनानी है या रोड बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो क्या हम इस पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या उसके अंदर जो सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, सर नहीं होगी। इसमें वाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है तो परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी पानी क्रॉस जाएगा, सीपेज यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये सॉइल हमारे कंस्ट्रक्शंस के लिए, हमारे हाईवेज वगैरह बनाने के लिए अच्छी है, नहीं अच्छी है। तो हम इसको क्या करते हैं,
आर्टिफिशियल का मतलब वाइब्रेटर हो सकता है, रोलर हो सकता है, इसके द्वारा हम इसको कॉम्पैक्शन करते हैं और इसी कॉम्पैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सॉइल कॉम्पैक्शन कह रहे हैं। बेसिक आपने समझ लिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूं, देन हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये गेट और ईएससी का ये नोट्स है, आप अच्छे तरीके से देखिए, इसमें दोनों सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल में जो मॉइस्चर होंगे उनको बाहर निकालते हैं तो सॉइल कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल बाई, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शंस करते हैं सॉइल को, सॉलिड्स को इनटू डेंसर स्टेट में। डेंसर स्टेट में हम क्या करते हैं, उसको लाते हैं, ठीक है ना, सॉइल सॉलिड इनटू डेंसर स्टेट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाई फोर्सिंग, बाई फोर्स करते हैं द सॉइल सॉलिड्स इनटू डेंसर स्टेट, ठीक है। फिर इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एयर वाइड्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को दबाएंगे, लूज है तो उसमें से एयर वाइड्स बाहर निकल गए। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीज, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जो हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छी सॉइल बन चुकी है अब। and hence the stability and bearing capacity of soil increase, the compressibility and permeability of soil decrease because of compaction। सिंपल चीज है, मैंने क्या बताया कि परमेबिलिटी क्या होगी, अगर कॉम्पैक्शन करेंगे तो घट जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ा दो तो परमेबिलिटी घट जाएगी, शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, मैं आपके लिए थ्योरी लेके आया, बहुत इजी वे में है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्पैक्शन इज अचीव बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आर्टिफिशियल एनर्जी कह सकते हैं, चाहे रोलर हो, वाइब्रेटर हो, जैसे यहाँ पे रोलर, टेम्पर, ईटीसी। कॉम्पैक्शन इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड बाय ड्राई डेंसिटी। देखिए इसको क्वांटिटेटिवली हम कैसे मेजर करते हैं, ड्राई डेंसिटी से करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से फिगर से अब समझ में आएगा। हमने ये कहा कि सॉलिड है मतलब सॉइल है, अगर लूज स्टेट में होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि हम थ्री फेज मान के चलते हैं कि सॉइल में क्या है, सॉलिड के पार्टिकल है, वाटर है, एयर है, उनका वॉल्यूम होगा। जब आप लूज कोई सॉइल को कंप्रेस करते हैं तो क्या उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, चेंजेस तो हम बोलेंगे, जैसा मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन चेंजेस किस तरह से देखने मिलेंगे सर, वहां पे वॉल्यूम में जो चेंजेस हैं वो डिक्रीमेंट मिलेगा, यानी डिक्रीज होगा। देखिए अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इतना क्या हो गया, जैसे हमने कॉम्पैक्शंस किया चाहे किसी भी मैकेनिकल फोर्स से, मैकेनिकल चीज से, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी से, तो यहाँ पे सॉलिड वाटर एयर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, एयर जो है यहाँ पे कुछ उसके अंदर के जो वाइड्स थे वो बाहर निकल गए हैं, लेकिन अभी भी एयर है, अभी भी एयर है। देखिए यहाँ पे कंप्रेशन के बाद एयर वाटर सॉलिड तो है, लेकिन हमने क्या कहा कि टू रिमूव वाटर फ्रॉम वाइड्स, इसी को हम कंसोलिडेशंस बोलते हैं। दो चीज होती है, ध्यान से समझेंगे, मैं समझाऊंगा अभी आपको कि सर एक होता है कॉम्पैक्शन, एक होता है कंसोलिडेशन। सर कॉम्पैक्शन में ध्यान से समझेंगे, कॉम्पैक्शन में एयर्स के वाइड्स को यानी एयर को बाहर निकालते हैं, और कंसोलिडेशंस में मैकेनिकल कॉम्पैक्शंस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसको बाहर निकालते हैं सर, वाटर को निकालते हैं। वाटर जो होते हैं, टू रिमूव वाटर फ्रॉम वाइड्स, जो वाइड्स में जो वाटर छिपे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करके बाहर निकालते हैं। तो सर कंसोलिडेशन में वाटर बाहर निकलता है और कॉम्पैक्शन में क्या बाहर निकलता है, एयर बाहर निकलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉज करिए, फिर यहाँ पे आपको सारी चीजें थ्योरी मिल जाएंगी। चलिए अब समझिए मेरी बात को, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, कहते हैं ना आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। देखिए अब जैसे कॉम्पैक्शन है तो मैंने बता दिया कॉम्पैक्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन क्या करता है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ा देता है। क्या करता है, कॉम्पैक्शन क्या करता है सर, आप ये कह रहे हैं कॉम्पैक्शन इंक्रीज द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, यही करता है, ठीक है। चलिए
अब इसका मतलब क्या है सर, इसका एडवांटेज बताइए मुझे, एडवांटेज क्या फायदा होता है सर, हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो क्या फायदा होगा? अरे अभी तो बताया मैंने, परमेबिलिटी को किससे शो करते हैं, मैंने बता दिया है, किससे करते हैं, के से। के क्या है, परमेबिलिटी है, भूलना नहीं है। देखिए परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी होती है कि सॉइल्स के अंदर जो वाइड्स हैं उसमें से सॉइल कितनी वाटर कितनी आसानी से पास हो जाता है, उसी को बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है ना, सॉइल से पास होती है तो इसलिए बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए परमेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है कॉम्पैक्शन के बाद। कॉम्पैक्शन के बाद ये क्या होती है सर, घट जाती है, घटती है ना, बिल्कुल। दूसरी शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग इंजीनियर आप लोग लिख देंगे कि आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पैक्शन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीज्ड। जैसे मैंने लिखा है शियर स्ट्रेंथ, आप तो क्या लिखेंगे एग्जाम में, आफ्टर कॉम्पैक्शन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे आपने कॉम्पैक्शन किया, अब उसके बाद कंपैक्शन करेंगे तो करते जाएंगे तो रिड्यूस नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ये हमारी रिड्यूस हो जाती है। मतलब इसमें क्या है, अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, अनडिजायरेबल, यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस, है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए फिर इसके बाद फोर्थ क्या होगा, वाइड रेशियो ई क्या हो रहा था, रिड्यूस हो जाएगा, होगा कि नहीं, रिड्यूस हो जाएगा कॉम्पैक्शन के बाद। फिर हमने ये कहा था कि लोड बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या होगी कॉम्पैक्शन के बाद, सर बढ़ जाएगी, तभी तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेफ होगा ये। लोड बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैसी होगी, बढ़ जाएगी कॉम्पैक्शन के बाद। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ओवरऑल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी सॉइल की। जब सब हो जाएगा तो यहां पे एक लाइन ऑफ लास्ट में लिख देंगे कि ओवरऑल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इज इंप्रूव्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंप्रूव्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमने देखा, हमने सर ये देखा कि यहाँ पे फायदा हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेज हैं। ठीक है, अब देखिए कॉम्पैक्शन कैन आल्सो बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज बाय एक्सपल्सन ऑफ एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब हर एक चीज को लिखना जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमने क्या कहा कि कॉम्पैक्शंस क्या है, ये कॉम्पैक्शन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल्स के अंदर जो एयर होते हैं, जो हवा भरी होती है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन इंक्रीज क्या करती है, ये वैल्यू, ये क्या करती है, हमारी ड्राई डेंसिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, इंक्रीज द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। अब यहां पे लिख सकते हैं कि कॉम्पैक्शन, एक लाइन लिखते हैं यहां पे, रिप्रेजेंट्स द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब क्या है कि जो कॉम्पैक्शन होता है ना, ये ड्राई डेंसिटी को शो करता है सॉइल की। ये समझ में आ गई, यानी जो ड्राई डेंसिटी है गामा डी, ये बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आपके आपके माइंड में आ रहा होगा सर कॉम्पैक्शन बता दिए तो आप कंसोलिडेशन भी बता दीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। एक बार आप मुझे आप बता दीजिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ, यहीं पे लगे हाथ। देखिए कॉम्पैक्शन एक साइड लिखेंगे, कॉम्पैक्शन एक साइड लिखिए कॉम्पैक्शन, और दूसरे साइड लिख दीजिए कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यूपी बोर्ड वालों क्या बोलते हैं, संहनन, संहनन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए कॉम्पैक्शन,
कॉम्पैक्शंस में क्या होते हैं, कॉम्पैक्शंस में क्या बाहर निकलता है सर, एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है, हवा एयर बाहर निकलता है वाइड्स में से। देखिए, इट इज द प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय एक्सपल्सन ऑफ एयर। सर यहाँ पे एक्सपल्सन मतलब बाहर निकलना होता है ऑफ एयर, यहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है। जब वॉल्यूम घटती है तो क्या निकलता है, बाहर निकलता है सर, एयर निकलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, यहाँ पे वाटर बाहर निकलती है। दूसरी चीज क्या है कि सॉइल क्या होता है कि इसमें एयर वाले में पार्शली सैचुरेटेड होता है, इसमें क्या होता है सॉइल इज पार्शियली, ध्यान से समझेंगे, मतलब मैं बताता हूं, पार्शली सैचुरेटेड होते हैं, मतलब सर 3 फेज होते हैं, 3 फेज डायग्राम यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मतलब जो सॉइल होते हैं उसके अंदर मतलब ये वाटर, यहाँ पे सॉलिड वाटर और एयर तीनों होते हैं, मतलब हम 3 फेज यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पार्शली सैचुरेटेड होते हैं, और जो फुली सैचुरेटेड होते हैं उसमें वाटर और सॉलिड होते हैं, एयर बाहर रहता है। और ये कैसा होता है, ये फुली सैचुरेटेड होता है। सर कंसोलिडेशन कैसा होता है, फुली सैचुरेटेड होता है। देख रहे हो विनोद, क्या अंतर है, 2 फेज, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है कि कॉम्पैक्शन इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तात्कालिक होता है, तुरंत। जैसे हमने क्या किया, रोलर से हमने क्या किया कि सॉइल को कॉम्पैक्शंस किया, तो वो क्या होता है, एक तात्कालिक फिनोमिना होता है, तुरंत देखने को मिलता है वैल्यू में डिक्रीमेंट, यानी वैल्यू में चेंजेस का मतलब डिक्रीमेंट हमें तुरंत देखने को मिलता है। यानी ये क्या है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, फिनोमिनॉन होता है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस होता है। कंसोलिडेशंस में ना ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये कैसा होता है, टाइम पे डिपेंडेंट होता है, फिनोमिना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझेंगे कि हम क्या करते हैं कि इसमें रूलर वगैरह अप्लाई करते हैं। हमने बताया था ना, मैकेनिकल लोडिंग को अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल MECHANICAL, ठीक है, मैकेनिकल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल लोडिंग को अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि वाइब्रेटर हो गया और रोलर हो गया, ये सब करते हैं, ठीक है, वाइब्रेटरी हो गया, या फिर कोई डायनेमिक लोडिंग लगा देते हैं, या डायनेमिक लोडिंग में रोलर वगैरह, डायनेमिक लोडिंग। चलिए इसमें क्या करते हैं सर, इसमें होता है स्टैटिक लोडिंग, इसमें स्टैटिक लोडिंग लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट लोडिंग भी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, और बहुत ही इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप देख लेंगे एक बार ना, तो आपको एग्जाम में बस इसी चीज़ को थोड़ा सा लेंदी करना रहता है, बाकायदे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल लोडिंग लगाते हैं तो लिखेंगे आपके कि इट इज़ परफॉर्म बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोडिंग लाइक वाइब्रेटर ETC, या फिर डायनेमिक लोडिंग को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर कंसोलिडेशन में आप लिखेंगे कंसोलिडेशन इज, ठीक है ना, अकर्ड ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग, ठीक है, ये इस तरीके से। चलिए, तो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर कॉम्पैक्शन और हमारा कंसोलिडेशंस में क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए अब इसके बाद एक चीज़ आती है हमारी, क्या आती है कि सर आपने कहा कि जो वॉल्यूम है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्पैक्शन जब हम करते हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस का मतलब रिडक्शन की बात कर रहे हैं आप चेंजेस तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है ना वो वॉल्यूम का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कैसे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए समझते हैं। अब हमने कहा कि वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू कॉम्पैक्शंस, जैसे कॉम्पैक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम
रिडक्शन ड्यू टू कॉम्पैक्शन। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू कॉम्पैक्शन। तो इसके कारण हमने तो ये देखा ना कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या थी, सॉइल थी 3 फेज में थी, यहाँ पे सॉलिड्स थे, ये वाटर, ये एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पैक्शंस की, अगर हम बात करें कॉम्पैक्शंस के कारण, तो एयर, वाटर, सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा V हमें देखने को मिल रहा है, और पहले मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम V था, अब यहाँ पे डेल्टा V का क्या आ रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ना डायरेक्ट, यहाँ से आपको डायरेक्ट कुछ इसको प्रूफ नहीं करना है कि सर कितना आता है। जो वॉल्यूम चेंज होती है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू चेंज इन वाइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट, यानी ओरिजिनल हमारी वाइड रेशियो के बराबर आती है। ये आपको याद रखना है। इसको प्रूफिंग कभी नहीं पूछेगा कि बताओ कि डेल्टा V बाई V इतना कैसे आया, नहीं, ये सब नहीं पूछता। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। हम लोगों ने किसकी बात की, कॉम्पैक्शंस की बात की, फिर हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस के बारे में बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम कुछ और कॉम्पैक्शन लैब टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम ड्राई डेंसिटी और वाटर ड्राई डेंसिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।